सुधीर को नींद नहीं आ रही है, जबकि सप्ताह भर बाद नाती आर्यन की शादी से आज ही पत्नी रेखा के साथ लौटा है। थके तन से बेचैन मन कसपसा रहा है, कभी इस करवट तो कभी उस, कभी बिजली विभाग को गाली देता तो कभी प्रशासन को मन ही मन कोसता। बिहार का छोटा सा गांव, यहाँ बिजली के तारों का जाल तो हर कमरे में दिखाई देता है, पर बिजली नहीं होती। बिजली आती भी है तो वैसा ही लगता है मानो अपना पूरा दम लगा दिया हो लालटेन को पिछाने में। इसलिए गांव में ज़्यादातर लोग जिनके घर में छत पक्के होते हैं, वे छत पर ही सोने की व्यवस्था कर लेते हैं। जगमगाते तारों के बीच खुले आसमान में सुधीर पल पल काट रहा है। हालांकि बगल में सोई रेखा को जगाने का मन भी नहीं हुआ, पर बढ़ाया हाथ यह सोचकर वापस खींच लिया कि सप्ताह भर शादी में दिन भर इधर उधर यह भी भागती ही रही है। फिर यहाँ आकर घर की पूरी साफ सफाई, उसे जगाना ठीक नहीं। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहे। नज़र आकाश की ओर टिक गई। तारों की झिलमिलाहट से नजरें खींचती चली गई। एक तारा बहुत जाना पहचाना सा लगने लगा। उसकी झिलमिलाहट रग रग में समाने लगी। कहीं यह चारू तो नहीं? हाँ, चारू ही तो है। वही हंसी, वैसा ही तेज जो मेरी सारी थकान काफुर कर दे। देखो कैसे खिलखिलाती हुई पूछ रही है मुझसे, पापा भूल गए मुझे क्या? नहीं पहचाना? मैं हूँ आपकी चारू, आपकी प्यारी बेटी चारू। मैं आप लोगों को यहाँ से रोज देखती हूँ। जानती हूँ आप लोग आज ही आर्यन की शादी करवा के लौटे हैं। नींद नहीं आ रही है ना? दिन में इतना क्यों सो लिए? याद है मुझे जब रात को नींद नहीं आती थी और मैं आपको कहानी सुनाने के लिए कहती थी, तब यही कहते थे ना मुझसे, दिन में इतना क्यों सो लेती हो, अब तारों से बातें करो। अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगे। सुधीर उस दिन बहुत खुश था जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर नर्स ने बताया कि लड़की हुई है। उसने तुरंत 500 का नोट पर्स से निकालकर नर्स को थमा दिया। खुश होता भी क्यों नहीं, घर में पहली बार लक्ष्मी ने जन्म लिया। उसे अपनी सूनी कलाई की तो आदत हो गई थी, पर अपने बेटों की भी सूनी कलाई देख कुंठित हो जाता था। सुंदर सलूनी चारू नाजो नखरों से पलने बढ़ने लगी। भाई बहन के झगड़ों में सुधीर चारू का ही पक्ष लेकर बेटों को डांटते। पापा की सोनपरी खुशी से इतराने लगती। रोज पापा की बाहों में ही चांद तारे वो परी रानी की कहानियां सुनती हुई सोती। पलक झपकते दिन महीने साल गुजरने लगे। गर्मी की छुट्टियों में सहेलियों के साथ आम के बगीचे में जाकर टिकोरा तोड़ने में चारू को बहुत मजा आता। जब रेखा बच्चों को दोपहर में जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करती तो बच्चे भी बंद पलकों से माँ के सोने का इंतजार करते, और जैसे ही रेखा को झपकी लगती वे दबे पांव निकल जाते और रास्ते में जो भी अस्त्र शस्त्र मिलता, पत्थर लकड़ी सब लेकर पहुंच जाते बगीचे में। एक दिन दुकान से घर आते वक्त दोपहर में सुधीर ने बच्चों को बगीचे में देख लिया। फिर क्या, चोरों की चोरी पकड़ी गई, सिट्टी पिट्टी गुम, सबने सरेंडर कर दिया। वहीं से सबको डांटते पीटते घर ले आए। चारू भी सहमी सी भाइयों के पीछे पीछे। उस दिन सुधीर चारू को भी बहुत डांटा। लंबे लंबे घेरदार कपड़ों वाले चाई मुई की कहानी सुनाई, जो बच्चा चुरा कर ले जाते हैं, फिर उनकी आंखें निकाल कर बेचते हैं। बच्चों के चेहरे पर चाई मुई का भय दिखने लगा। साथ ही रेखा को भी हिदायत दी कि जब भी वह दोपहर में सोने जाए तो गेट में ताला लगा दे। फिर बच्चों ने अपनी दुनिया घर में ही बना ली। कभी सहेलियों को बुलाकर गुड्डा गुड्डी खेलती, जिसमें कोई वर पक्ष से तो कोई वधु पक्ष का बन जाता। फिर शादी ब्याह तिलक बारात सब होता, वह भी धूम धड़ाके व गाजे बाजे के साथ। कभी दिन भर कैरम लूडो या व्यापार चलता रहता, उसी में धमा चौकड़ी मची रहती। जो जीतता उसकी हंसी, हारे को तीर सी चुभती। हारा छटपटाता, फिर दंगल शुरू। कभी कभी लगड़े, कभी कभी लड़ते झगड़ते सब सो भी जाते। एक रात चारू को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दिन में बहुत सो ली थी। उस रात वह सुधीर को कहानी सुनाने की जिद करने लगी। तब सुधीर ने कहा कि दिन में
इतना क्यों सो लेती हो? फिर रात में नींद कैसे आएगी? अब देखो, इन तारों को और तारों को दिखाते हुए बताया था कि वो तेरी दादी, वो तेरी नानी, सब तुमसे बातें करना चाहते हैं। उनको ध्यान से देखो और उनको सुनने की कोशिश करो। चारू का बाल मन शांत हो गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, पापा, क्या एक दिन मैं भी तारा बन जाऊंगी? आप मुझे भी देखकर पहचान लेंगे ना? सुधीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारू के मुंह को अपनी हथेली से बंद करके गले से लगा लिया। उस रात देर तक उसे कहानियां सुनाते रहे। चारू के बालमन ने लाड़ दुलार में पलते हुए युवा मन की दहलीज पर दस्तक दे दी। डिग्री तक की पढ़ाई तो गांव में ही हो गई, पर लाडली बेटी ने माँ के इच्छा के विरुद्ध शहर जाकर वकालत की पढ़ाई करने के लिए अपने पापा को मना लिया। चारू के हॉस्टल जाते ही घर बहुत सूना हो गया। सुधीर घर आते ही बहुत उदास हो जाता। अक्सर रेखा व सुधीर उसके बालपन की बातें करते। कभी आंखें भर आती, कभी बचकाना याद कर दोनों खिलखिला उठते। रेखा अक्सर कहती, अभी से आदत डाल लीजिए, एक दिन तो ससुराल चली ही जाएगी। ससुराल चली जाएगी तो क्या, हर महीने बुलाऊंगा, नहीं तो खुद ही जाकर मिलाऊंगा। सुधीर सीना तान जवाब देता। सदा चारू के हॉस्टल से आने के दिन गिनता। चारू हॉस्टल से आते समय अपने जेब खर्च से बचाकर पापा, माँ और भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाती। एक बार पापा के लिए टी शर्ट लाई। सुधीर को वह टी शर्ट बहुत पसंद आई। टी शर्ट या तो सुधीर पर होती या तो धुलकर सूखती हुई तार पर। महीनों ऐसा चलता रहा। रेखा ने चारू को फोन करके कहा कि पापा के लिए और भी टी शर्ट ले आए। वो तो इस टी शर्ट को छोड़ते ही नहीं। फिर उसी दिन चारू ने मॉल जाकर हाफ दर्जन टी शर्ट खरीद कर बैग में रख ली। आखिरी वर्ष की परीक्षा होने के बाद जब चारू घर लौट आई, तब सुधीर व रेखा की खुशियों का ठिकाना न था। पर चारू कुछ खोई सी रहती थी। हालांकि अशोक ने कभी उससे कुछ कहा नहीं, पर डिग्री व लॉ की पढ़ाई साथ में करते हुए एक एहसास ने अपना स्थान बना लिया था। उस मधुर एहसास से वह मचल जाती, पर कुछ कह नहीं पाती। अशोक के साथ की सुखद अनुभूति को एकांत में स्मरण करती। मन रोमांचित व पुलकित हो उठता। कभी कभी उसे लगता शायद अशोक भी। घर में चारू की शादी की बातें चलने लगी। शादी के नाम से उसका चेहरा उतर जाता। वह वहां से उठकर चली जाती। चेहरा उतरना, उठकर चले जाना। सुधीर का माथा ठनका। रात का खाना खाने के बाद रेखा रसोई समेट रही थी और सुधीर छत पर सबके लिए सोने के लिए बिस्तर व मच्छरदानी लगा रहे थे। तब चारू सुराही व गिलास लेकर छत पर चढ़ी और उसे किनारे रखकर अपने पापा की मदद करने लगी। सुधीर ने चारू की शांत नजरों को भांपते हुए पूछा, क्या बात है? हम लोग जब भी तुम्हारी शादी की बातें करते हैं तब तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चारू ने धीमे स्वर में कहा, पापा, अनजान के साथ बनने से डर लगता है। क्या अशोक के साथ संभव नहीं? अशोक? वही क्या जो तुम्हारे साथ पढ़ता है, चौक पर के बाबू साहेब का बेटा? सुधीर ने आश्चर्यचकित भाव से चारू की ओर देखते हुए पूछा। चारू ने हाँ कहते हुए नजरें नीची कर ली। कोई खास बात हुई क्या? दिमाग में कौंधते प्रश्न होठों से निकले। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, बस उसका साथ अच्छा लगता है। उसने कभी कुछ कहा भी नहीं, पर उसकी आंखें कहती है। रेखा के कदमों की आहट से चारू के शब्द ठिठक गए। पर अशोक तो कैसे संभव है पूरे गांव में? सुधीर के शब्द दिल दिमाग को झंझोड़ते हुए निकलने लगे। अच्छा, तो यही सब चल रहा था, इसीलिए मैं। रेखा की रोष भरी आवाज पीछे से आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुधीर ने रेखा को शांत कराते हुए मामले से अवगत कराया। उस रात देर तक बात होती रही। रेखा व सुधीर दोनों ही चारू को तरह तरह के तर्क देकर समझाते रहे। कभी प्रेम विवाह की असफलता, तो कभी समाज में अंतरजातीय विवाह से होने वाली बदनामी। चारू की नम आंखें तारों की टिमटिमाहट पर गड़ी रही। रिसाव होता रहा। तारों की टिमटिमाहट मध्यम होने लगी।
उसने आंखों की नमी को सीने में उतार माँ पिता की मर्जी पर अपनी मुहर लगा दी। अब रेखा व सुधीर को थोड़ी जल्दबाजी होने लगी थी। बेटी पर विश्वास होने के बाद भी मन के कोने में छिपा भय उकसाने लगा कि उम्र के नाजुक दौर में कहीं ऐसा वैसा। एक दूर के रिश्तेदार ने उदय के बारे में बताया। शहर में घर, पिता अफसर, मोबाइल की बड़ी दुकान, खाता पिता सुसंपन्न परिवार, मिलनसार प्रवृत्ति और फिल्मी हीरो का आकर्षक व्यक्तित्व। सुधीर ऐसा रिश्ता सुन फूले नहीं समाया। बात आगे बढ़ने लगी। अफसर पिता ने कहा भी कि यदि चारू कोर्ट जाना चाहे तो हमें खुशी ही होगी। धूम धड़ाके से प्यारी बेटी विदा हो गई। घर में उसकी कमी तो बहुत खलती, पर दुनिया की रीत के आगे राजा जनक भी हारे। महीने भर बाद अमित के साथ ही चारू घर आई। ससुराल की बातें हंस हंस कर बताती। अमित के दिल फेंक व्यवहार की गुदगुदी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बहुत खुश थी। माँ पिता का मन तृप्त हुआ। उदय के मुख से भी चारू के समान ही मम्मी पापा शब्द सुनकर सुधीर व रेखा प्रसन्नचित्त होते। उदय ने कहा कि अब वह ही हमेशा इसी तरह बीच बीच में चारू को लेकर खुद आएगा और चंद रोज खुशियों के साथ गुजारेगा। ऐसा एक दो बार ही हो पाया। सुधीर के नाना बनने की खुशखबरी आ गई। सास भी ससुर के साथ उनकी नौकरी पर कभी कभी शहर चली जाती। घर का पूरा दारोमदार चारू के कंधे पर आ गया। दिन भर के कामों में उलझी रहती। रोज कोई ना कोई रिश्तेदार आते रहते। आव मान भगत तो रग रग में बसा, चाह ना चाह करना ही होता। हवा में उड़ने वाली बिटिया अब पालतू चिड़िया सी बन इशारों पर फुदकने लगी। चारू धीरे धीरे उदय के व्यवहार में भी बदलाव महसूस करने लगी। उसके बहुरूप देख कुंठित रहती। अब रात को अक्सर देर से लौटने लगा। पूछने पर वही जवाब, क्या दिन भर केवल खट्टा मरता रहूं? एक रात तो शराब पीकर लौटा। पूछताछ झड़प बहस घंटों चलती रही। चारू के रोष को तमाचे से शांत करा दिया उदय ने। चिंता की वह रात करवटें बदलते तिल तिल कटी। सुबह जब उसने सास से कहा तो सास के आश्चर्य जताने का अभिनय उसे खटका। फिर पड़ोस की एक भाभी जिससे दोस्ती हो गई थी उसको दिल का दर्द सुनाया। भाभी पहले तो थोड़ा सकुचाई, फिर उसने आत्मीय भाव से सहलाते हुए कहा, अब तुमसे क्या छिपाना, यह तो पहले उसका रोज का धंधा था। तभी तो इतनी जल्दी झटपट में उसकी शादी करवा दी। सबको लगता था कि घर में पूछने वाली आ जाएगी तो संभल जाएगा। पढ़ाई लिखाई में भी वैसा ही है। कॉलेज बंक कर दिन भर मस्ती। तभी तो बाबूजी ने अपना पीएफ का पूरा रुपया निकालकर उसके लिए मोबाइल की दुकान खुलवाई। वहां पर भी दोस्तों का वैसा ही जमावड़ा। भाभी की बातें तीर सी बेंधती हुई चारुल को छलनी करती रही। अंतस लहूलुहान हो गया। रेत के आशियाने का इंद्रधनुषी रंग धुलकर बेरंग हो गया। आंखों में धैर्य बांधे कमरे में चली गई। तन्हाई पाते ही बवंडर सा उठा और आंखों का बांध का सैलाब बन फूट पड़ा। घंटों आंखों की कोरे रिश्ती हुई तकिए को भिगोती रही। कभी फपकती, कभी खुद को संभालती हुई हथेली से मुंह को दबा लेती। कभी छोड़ जाने का निश्चय करती तो कभी पेट पर हाथ रख बिलखने लगती। सासू ने समझाया, उदय बच्चा ही तो है, ठीक हो जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी की बातों पर ध्यान ना दो, सब जलते हैं और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसका असर आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा ना सोचो। बस घर के काम व आने वाले बच्चे पर ध्यान दो। और मान लो कभी कभार पी खा ही लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। सब तरफ ढोल पीटने की क्या आवश्यकता है, और अब उसकी इज्जत ही तुम्हारी इज्जत है। धीरे धीरे मन को मनाने लगी। हाँ, उसकी इज्जत ही मेरी इज्जत है। अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताया। फ़ोन से बातें भी कम ही करती। दिन भर काम में व्यस्त रहती। थकी मांदी रात को उदय की राह ताकती रहती। कभी ठीक ठाक लौटता तो कभी नशे में। अब उसकी दिलफेक बातें चुभने लगी, जिन्हें बर्दाश्त करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कुछ पूछने पर उसे ही उल्टा सीधा सुना देता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। चारू
सहमी सी रहने लगी। उदय को कुछ भी नहीं कहती। उसके ऐसे व्यवहार से खून के घूंट पीकर रह जाती। सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती। तरह तरह का खाना घर के सभी लोगों को बहुत पसंद था। 4 टाइम खाना बनाने व घर के कामकाज में ही उसके दिन गुजरने लगे। प्रसव के दिन भी वह काम में ही जुटी रही। नाना बनने की खबर सुन सुधीर बहुत खुश हुआ। छुट्टी के अवसर पर घर परिवार के लिए कपड़े तथा नाती को गहनों से लाद दिया। चारू की सूखी थकी काया देखकर कई बार सुधीर व रेखा ने पूछा, तुम खुश हो न बेटा? और चारू हर बार मुस्कुराकर हाँ कहते हुए सिर हिलाती हुई बातों को समेट देती। पहला बच्चा मायके जाने का मुहूर्त भी साल भर बाद का निकला। गोद में दूध पीता बच्चा व कोख लवेरा भर गया। 1.5 साल बाद चारू बेटा व बेटी दोनों को साथ लेकर मायके गई। घर खुशियों से झूम उठा। नाना नानी नाती नातिन में अपने बच्चों की झलक देख उनके नटखटपन की बातें करते। आस पड़ोस मित्र मंडली सब चारू को मिलने आते रहते। कभी कभी अशोक से भी मुलाकात होती और आंखों से काश छलक उठता, पर किसी ने उसे शब्दों में नहीं गढ़ा। दिल धड़कता रहता और बस औपचारिक बातें, पर ये चंद लम्हे खुशनुमा होते। दोनों स्कूल कॉलेज की बातें कर खिलखिला उठते। तुम्हें तो सभी बातें अक्षरश याद है? चारू ने उसी अलहड़ता से अशोक को देखते हुए पूछा। अशोक ने भी शरारती नज़रों से देखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें कॉलेज की विदाई समारोह वाले दिन ही कहा था, जब तुमने मुझे अपनी डायरी लिखने को दी थी और मुझसे पूछा था कि सभी डायरी लिखवा रहे हैं, तुम क्यों नहीं लिखवाते? क्या तुम हम लोगों को याद नहीं रखना चाहते? याद है मैंने क्या कहा था? हाँ हाँ याद है, तुमने कहा था कि हम लोगों को याद करने के लिए तुम्हारा दिमाग ही काफ़ी है। चारू ने अशोक की बात को बीच में ही काट दिया। फिर तुम कैसे चिढ़ गई थी, याद है? कैसे याद नहीं रहेगा? इसका मतलब क्या था कि हम लोग डायरी लिखवा रहे हैं तो हमारे पास दिमाग नहीं है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। आंखों में पुरानी शरारत झलकी। मतलब तो वही निकलता है। अपने पुराने हवाई किले में जा बैठी। दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। रोम रोम पुलकित, आंखों में खुशियां तैरने लगी। उसने अशोक से पूछा, बताओ अशोक, तुम जीवन में सबसे अधिक खुश कब हुए? खुश का पता नहीं, बस दुखी होना याद है। सपाट स्वर में सपाट जवाब। कब? चारू की वही चहचहाती आवाज़। तुम्हारी विदाई वाले दिन। अशोक के स्वर शांत हो गए। टिमटिमाती चांदनी रात को राहु ने ग्रस लिया। मजाक कर रहा हूँ यार। अशोक बात बदलकर उसे सामान्य करने की कोशिश करने लगा। अशोक ने उसे घर के साथ साथ कोर्ट ज्वाइन करने की भी सलाह दी, पर चारू हकीकत की धरातल पर आ गई। हो गया, अब तुम ही अच्छे व नामी वकील बनो, इसी में मैं खुश हो जाऊंगी। अच्छा चलता हूँ, तुम्हारा बहुत समय खाया। कहते हुए अशोक उठा। उसे जाते हुए नज़र भर देखती रही। जवाब देना चाहती थी कि तुमने समय खाया नहीं अशोक, मैंने वही समय जिया, बस वही। पर सारे शब्द हकीकत की धूप पाते ही उसके समान काफुर हो उठे। चारू में अब वह चंचलता नहीं रही थी। सभी उम्मीदों व आकांक्षाओं से परे शांत रहने लगी। रेखा ने कई बार पूछा, इतना शांत उदास क्यों रहती हो बेटा? उसने कुछ भी नहीं बताया। सब ठीक है माँ कहकर माँ को शांत करा देती, पर माँ के बेचैन मन को शांत कराना आसान नहीं। उदय जब चारू को लेने गांव आया तो रेखा ने उससे भी पूछा, पर उसने सीधे कह दिया, मुझसे क्यों पूछती हैं मम्मी जी, अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। कभी हम लोगों ने किसी चीज़ की कमी की हो तो कहिए। दिन भर जैसे चाहती है वैसे ही रहती है। मन किया तो काम किए, नहीं तो मन मर्जी। माँ को ही तो दिन भर लगे देखता हूँ। नेखा निरुत्तर उदय को देखती रह गई। कहे भी तो क्या, चंद शब्द ही निकले, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिए, बहुत दुबली लग रही है। ससुराल भेजते समय चारू के बैग में काजू किशमिश हॉर्लिक्स बादाम जो भी समझ आता
उसे खाने की हिदायत देते हुए माँ भरती जाती। जाते समय सबका मन उदास था। साल भर में 2-4 दिन उसके रहने से घर गुलजार हो उठता। बच्चों का तुतलाना नाना नानी को भी तुतला बना देता। चारू उस बार वापस ससुराल नहीं जाना चाहती थी, पर उदय ने बताया कि माँ को काम में बहुत दिक्कतें हो रही है। इस कारण वह चारू को ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकता। चारू की आंखों में सुधीर को एक अनजाना दर्द दिखाई दिया, जिसे पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर गहराई में डूबते गए, जहाँ दर्द ही दर्द था, जो चारू के शब्दों को झूठे करते लगे। उसने फिर पूछा, कोई कष्ट नहीं है ना बेटा? और चारू का वही जवाब, नहीं पापा, बस आप लोगों को छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसे में चारू को उस बार भेजना बहुत कचोटा। तपतपाती दोपहर में सुधीर सिर पर गमछा बांधे खाना खाने के लिए घर जा रहा था कि उसी समय आम के बगीचे में बच्चे दौड़ते भागते झगड़ते दिखे। चारू का बचपना आंखों में उमड़ आया। उदास मन से घर पहुंचकर हाथ मुंह धोने लगा। रेखा ने खाना परोसा ही था कि मोबाइल घनघना उठा। रेखा खिजियाई भी, चैन से खाना तो खा लीजिए। स्क्रीन पर उदय का नाम देखकर माथा ठनका कि इस वक्त चारू की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में दर्द है, उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सब संभाल लेंगे, उदय ने बुझे स्वर में कहकर फोन कट कर दिया। सुधीर व रेखा की बेचैनी बढ़ गई। एक तो पहले से ही उन लोगों का मन नहीं लग रहा था, ऊपर से फोन, खाना हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। ड्राइवर को गाड़ी बाहर निकालने के लिए कहकर जैसे तैसे खाना खत्म किया। उदय को फोन करके बताया कि वे चारू से मिलने के लिए आ रहे हैं। उदय ने उन्हें आने से मना कर दिया। नहीं नहीं, आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो, अब चारू ठीक है। सुधीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नहीं नहीं, एक बार चारू को देखकर आ ही जाते हैं, उसने अपने आप से कहा। सुधीर और रेखा कार में बैठ गए, मन बेचैन। बीच बीच में ड्राइवर को थोड़ी तेज चलाने के लिए कहता। रेड सिग्नल देख समय पहाड़ सा लगने लगता। पॉकेट में मोबाइल फिर घनघनाया। स्क्रीन पर उदय का नाम देखते ही धड़कनों पर काबू पाना असंभव हो गया। क्या बात है उदय, चारू कैसी है? हमें चारू को देखने की बहुत इच्छा हो रही है बेटा, हम लोग आ रहे हैं। पापा जी, चारू नहीं रही, हम लोग हॉस्पिटल से घर ले जा रहे हैं, उदय ने रुआसे स्वर में कहा। एक सनसनाहट सी बदन में उठी और माथा झंझनाते हुए सुन्न सा हो गया। सुधीर ने ड्राइवर को गाड़ी और तेज चलाने की हिदायत देकर अपना सिर सीट पर टिका लिया। आंखों की रिश्ती कोरों को भरने की नाकाम कोशिश। रेखा सुधीर के कंधे पर सिर टिकाए फफकती रही। दोनों के दिमाग में उधेड़-बुन चलती रही। क्यों, कब, कैसे, कहाँ पे? सभी तीर हृदय को जार बेजार कर छलनी करते रहे। दरवाजे के बाहर लोगों का जमावड़ा तथा कुछ लोगों को अर्थी बनाते देखकर उनका हृदय फटकर चिंगाड़ उठा। कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची, कहकर चिल्लाती हुई रेखा बेतहासा दौड़कर अंदर चली गई। रेखा की घबराई नजरें चारों ओर खोजने लगी। कुछ औरतें सिर झुकाए मुंह गिराए बैठी दिखीं। नानी, मम्मी अंदर कमरे में छो रही है, सुबह से नहीं उठ रही, मुझे बहुत भूख लग रही थी, पापा ने ओलियो बिस्किट दिया, लाची को भी दिया, तुम भी खाओगी? आर्यन अपनी दादी की गोद से उतरकर नानी के पास बोलते हुए आया। रेखा दौड़ती हुई अंदर कमरे की ओर जाने लगी। दरवाजे पर ही पैर ठिठक कर रुक गए। सुनसान कमरे में अकेली जमीन पर सफेद चादर से ढकी काया बेतहासा दौड़ती हुई बगल में जा गिरी। सफेद चादर हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो पीछे से आकर उदय की माँ ने रेखा के बढ़े हाथ को पकड़ते हुए कहा,
मत हटाइए समधिन जी, नहीं देख पाइएगा। पूरा शरीर दवा के रिएक्शन से फूल कर एकदम भयानक सा काला पड़ गया है। रेखा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। सुधीर स्वयं रोते संभलते हुए रेखा को संभालने की कोशिश करने लगा। रेखा ने बेतहासा हाथ पीटते हुए चेहरे से चादर को हटाया। चेहरे पर काले धब्बे के निशान, मानो पूरी उंगलियां गवाही देने के लिए गाल पर खड़ी है। रेखा उसके गालों को सहलाती हुई चूमने लगी। मन में शंका कौंधी और उसने पूरी चादर एक ही झटके में उघाड़ फेंकी। पूरे बदन पर काले काले चकत्ते और गले में काली धारी के फूले हुए दाग। रेखा व सुधीर स्तब्ध देखने लगे। नहीं, ये तो दवा का रिएक्शन नहीं है। सच सच बताइए, क्या हुआ? किसने ऐसा हाल किया मेरी बच्ची का? रेखा की करुणा रोष में बदल गई। सब दवा का रिएक्शन है। लाश को इतनी देर घर में रखना ठीक नहीं। बाहर सब तैयारी हो गई है, अब देर नहीं करनी चाहिए, उदय के पिता रमेश बाबू ने कहा। नहीं, यह दवा का रिएक्शन नहीं लगता समधी साहब, यह पुलिस का मामला है। बिना पुलिस आए हम किसी को छूने नहीं देंगे। सुधीर का आक्रोश सिर चढ़ गया। हम शरीफ लोग हैं, आज तक दरवाजे पर पुलिस नहीं आई। पुलिस बुलाकर इसकी आत्मा को मत तड़पाइए। पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करेगी। क्यों साफ सुथरे शरीर का चीरफाड़ करवाकर उसकी आत्मा को दुखी करना चाहते हैं? इसीलिए न मैं कह रहा था कि जितनी जल्दी हो दाह संस्कार कर दो, जितनी देर होगी आत्मा भटकती ही रहेगी। रमेश बाबू ने नजरें घुमाते हुए कहा। नहीं, अब तो पुलिस आएगी ही। मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी बच्ची की ऐसी हालत की है, सुधीर निश्चयात्मक स्वर में कहते हुए बाहर निकल गया। राशि और आर्यन का ध्यान आते ही रेखा की सहमी नजरें दौड़ने लगी। आर्यन को अपने पास ही पीछे खड़ा देखा। राशि राशि कहाँ है? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। वो रही रूपा की गोद में, पास खड़ी औरत ने कहा। ये रूपा कौन है? रेखा ने उसे देखते हुए पूछा। उदय की दूर की बुआ की बेटी है। धड़धड़ाहट पुलिस घर में भर गई। लाश का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया। देखते ही देखते चारू पंचतत्व में विलीन हो गई। उदय व उसके माँ बाप को भी पुलिस पकड़कर ले गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। हो हल्ले के बीच रेखा कुड़ती कसमसाती सिसकती रही। रेखा ने राशि को रूपा की गोद से लेकर सीने से लगा लिया। आर्यन भी पास आकर बैठ गया। रेखा दोनों बच्चों को सहलाती रही। पास खड़ी औरत बगल में आकर बैठ गई। रेखा ने गिड़गिड़ाती नज़रों से उस औरत की ओर देखते हुए पूछा। क्या हुआ था बहन जी, कुछ तो बताइए। आपका घर तो बिल्कुल इस घर से सटा हुआ है, कुछ तो पता होगा। औरत सहमते हुए इधर उधर देखने लगी। फिर उसने कहा, आपकी बेटी बहुत सहनशील थी बहन जी। उनके कमरे से ही सटा हमारा कमरा है। एक ही दीवार होने से सभी आवाज़ें साफ सुनाई देती है। रोज का मारपीट, कभी कभी तो रात भर सिसकने की आवाज़ें आती। उदय को कौन नहीं जानता, शुरू से ही शराबी व अय्याशी। फंस गई बेचारी इस अय्याश के चक्कर में। रेखा स्तब्ध सुनती रही। काटो तो खून नहीं। कल तो 8-9 बजे से ही लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। चारू चीख चीख कर पूछ रही थी कि जब तुम्हारा संबंध पहले से ही रूपा के साथ था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मैं आज सबको बता दूंगी कि तुम और रूपा मेरे ही कमरे में भाई बहन के रिश्ते की आड़ में क्या गुल खिला रहे हो। उदय बार बार उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। चारू चीख रही थी और बीच बीच में बेल्ट के सड़ाप की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा भी कि चलिए कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि यह तो उनके रोज का धंधा है, चुपचाप सो जाओ। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद रूपा की भी आवाज़ आने लगी। शायद उसने ही चारू का हाथ पकड़ा होगा। तभी चारू चीख रही थी, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ।
उदय कह रहा था, किसे बताएगी, माँ को, बाबूजी को या अपने बाप को? ले बता और बता। चारू के हाफने की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे उसे किसी ने दबाया हो। फिर उसके बाद सन्नाटा सा छा गया। चारू की मौत को सामान्य बनाने के लिए ही उदय ने सुधीर को बताया कि चारू के पेट में दर्द है और वह दर्द से ही, पर उदय के मना करने के बावजूद आप लोगों के यहाँ आ जाने से उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। यह तो आप लोगों के पहुँचने से पहले ही क्रियाक्रम पूरा कर देना चाहता था ताकि वह साफ साफ निकल जाए, पर शायद आप लोगों को बेटी का आखिरी दर्शन बदा था। रेखा अपने दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर रोती ही रही। सुधीर आकर रेखा को ढांढस देते फिर कहीं एकांत कोने में जाकर कोहनी पर सिर टिका फफकने लगा। सब कुछ तहस नहस हो गया। रमेश बाबू ने साफ साफ कह दिया कि घटना वाली रात तो वो और उनकी पत्नी दूसरे शहर में अपनी ड्यूटी पर थे। इस कारण वे जल्द ही जेल से लौट आए। उदय जेल में रहा। केस साल 2 साल पड़ा रहा। बीच बीच में सुधीर पेशी वाले दिन कोर्ट जाते। उदय को देख मन बौखला जाता। एक बार उदय ने मौका पाकर कहा, माफ कर दीजिए पापा जी। सुधीर खून के घूंट पीकर रह गया। हर पेशी के बाद निराश कदमों से लौट जाते। पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे। आर्यन और राशि के बाल मन को भी समझा दिया कि उनके नाना नानी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने ही उसके पापा को जेल भिजवाया है। रमेश बाबू ने सुधीर से समझौते की बात कही। अफसोस प्रकट करते हुए कहा, जो होना था सो हो गया। बीते को कोई वापस नहीं ला सकता। अब उनकी निशानी को हमें संभालना है। यतीम से पल रहे हैं फूल जैसे बच्चे। आप जैसा चाहते हैं उदय को सज़ा भी हो जाएगी, पर बच्चे जीवन भर के लिए यतीम बन जाएंगे। उदय घर में आ जाएगा तो कम से कम बच्चों को तो देखेगा ही। हम कब तक जीवित रहेंगे? बच्चों के नाम 10-10 लाख रुपए जमा कर दिया गया है। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी, पर माँ बाप का स्थान तो कोई नहीं ले सकता। रमेश बाबू की बातें सुधीर के दिमाग में घूमती रही। कई रात सुधीर को नींद नहीं आए। हर समय चारू के बारे में सोचता रहता। आर्यन व राशि का मासूम चेहरा बेचैन कर देता। सालों साल कोर्ट के चक्कर व हर पेशी के बाद निराश कदमों से वापसी, मन कुंठित हो जाता। दिलो दिमाग का अंतर्द्वंद चलता रहता। दिल कहता कि अपने जान के टुकड़े के कातिल को छोड़ना नहीं, जैसे भी हो उसे फांसी दिलानी ही है। और शातिर दिमाग बीच में ही टपक पड़ता कि क्या इससे चारू वापस आ जाएगी। ऊपर से उसकी आत्मा और कुंठित होगी कि उसके बच्चे यतीम से पल रहे हैं। कम से कम बाप रहेगा तो एक नज़र देखेगा ही। दिमाग ने फतह पाली। बेटी का कातिल आज़ाद हो गया। चारू के जाने के बाद सुधीर बिल्कुल गुमसुम हो गया। उसकी याद उसे बेचैन करती रही। उसके सभी सामानों को एकटक निहारता रहता। कभी रेखा से कहता कि काश हम उसकी शादी अशोक से ही कर देते तो कम से कम हमारी बेटी तो रहती। समाज जो कहता सो कहता। कहाँ है समाज जो कातिल को सज़ा भी नहीं दे पा रहा। फूट पड़ता सुधीर का गुस्सा। फिर खुद फूट फूट कर रोने लगता। सौतेली माँ आते ही बाप भी सौतेला हो जाता है। बच्चे दादा दादी व नाना नानी के आंचल में लाड दुलार में ही खेले बढ़े। होठ संभालते ही आर्यन को हॉस्टल में डाल दिया। पढ़ाई में हर वर्ष अव्वल अपनी माँ की तरह। आर्यन को इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में ही मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस सिलेक्शन से 35 लाख के पैकेज की नौकरी लग गई। ज्वाइनिंग के बाद ही आर्यन नाना के लिए टी शर्ट व नानी के लिए रेशमी साड़ी लेकर आया। थोड़ी सकुचाहट से नाना की ओर देखते हुए कहा, नाना जी, मेरे साथ ही कॉलेज में नेहा पढ़ती थी। उसकी भी मेरी ही कंपनी में नौकरी लगी है। बहुत अच्छी लड़की है। राशि भी उसे बहुत पसंद करती है। एक बार आप लोग उससे मिल लीजिए, यदि पसंद आई तो। यदि तुम्हें और राशि को पसंद है तो अच्छी ही होगी बेटा, हम जरूर मिलेंगे।
कहते हुए शहर स्वीकार लिया। सालों गुजर गए, पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा कि सुधीर को चारू का ख्याल ना आया हो। सदा आसपास ही महसूस करता। आर्यन की शादी से मन प्रसन्न है। रात देर तक शादी की बातें होती रही। बार बार कहता, आज चारू रहती तो बहुत खुश होती। शादी की थकान से रेखा नींद की आगोश में चली गई, पर सुधीर को नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते एक तारे पर ध्यान टिक गया। बहुत देर तक निहारता, मुस्कुराता, बतियाता रहा। वह कह रही थी, मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत खुश हूँ पापा। यहाँ कोई शारीरिक कष्ट नहीं। शरीर तो मैं नीचे ही छोड़ आई। मेरे शरीर को उदय बहुत कष्ट देता था पापा। बात बात पर मुझे मारता था। बेल्ट की सड़ाप से मेरी आत्मा तक कांप जाती थी। कई बार जलते सिगरेट से मेरे अंदरूनी को भी दागा। आप लोगों को सुनकर बहुत दुख होता, इसलिए मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा। चारू की बातें बेचैन करने लगी। घबराहट ऐसी बढ़ी कि पूरे शरीर पर ओस की बूंदें सी फूट पड़ी। उठकर बैठ गया। सांसें लंबी होने लगी, दम फूलने लगा। रेखा को झकझोर कर उठाया, फिर तारों की ओर इशारा करते हुए कहा, उठ रेखा, देख अपनी चारू है वहाँ। कैसे समझाऊं आपको, अब आपकी चारू नहीं रही। वो हम सबको छोड़कर चली गई। रेखा ने सुधीर को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।